हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड वॉरियर। फ्रेंड्स, मैं गुड्डी मिश्रा आप लोगों को ऐप पे पढ़ाने वाली हूँ जीके के दो सब्जेक्ट ज्योग्राफी और हिस्ट्री को। इसके अलावे हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या वैसे भी क्वेश्चंस जो हमें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण लगे या लगे कि नहीं ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस की हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वैसे वैसे क्वेश्चंस हो जो कि एग्जाम्स के बाहर ना हो। एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ हम लोग कैसे क्वेश्चंस को हम लोग ढूंढ सकते हैं या क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं, या कोई प्रश्न है हमें वो नहीं आता है लेकिन फिर भी हम लोग किस तरह से आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। क्लास हमारा यहाँ पर रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लासेस, यानी कि जितने भी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में होंगे उन सब की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने में, ज्वारीय शक्ति का उदाहरण है क्या है? अन्वय संसाधन, भूतापीय ऊर्जा, पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत, डी हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा। प्रश्न क्या पूछा है? ज्वारीय शक्ति। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ज्वारीय शक्ति होता क्या है। ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा, जिसे कि इंग्लिश में टाइडियल पावर कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह का पनबिजली होता है। इसे ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कैसे करते हैं? जो ज्वार भाटा उठता है तो उस ज्वार भाटा से हम लोग इसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, दोनों रूप में। जब पानी ऊपर गिरता है तब ऊपर की ओर चढ़ता है तब भी, और जब पानी ऊपर नीचे की ओर गिरता है तब भी, दोनों सिचुएशन में हम लोग वहां पे बिजली का उत्पादन करते हैं। तो ज्वार भाटा से जो बिजली का उत्पादन होता है उसी को ज्वारीय शक्ति या टाइडियल पावर कहा जाता है। ये एक तरह से नवीकरण ऊर्जा है या अक्षय संसाधन भी कह सकते हैं, नवीकरण ऊर्जा भी हम लोग, या नवीकरण संसाधन इसे हम लोग कह सकते हैं। अब प्रश्न में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? अन्वय संसाधन, अन्वय का अर्थ होता है अनवीकरण ऊर्जा, वैसी ऊर्जा जो एक बार अगर समाप्त हो जाए तो उसे वापस से बनने में बहुत समय लगता है, हजारों वर्ष लगता है। इसके बाद भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का अर्थ होता है कि जो भूमि के ताप से जो हमें एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा, इसका मतलब होता है कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का भी अर्थ होता है कि विद्युतीय ऊर्जा, जल विद्युतीय ऊर्जा, जो कि हम लोग डैम से, जिसे हम लोग ऊर्जा को हम लोग बनाते हैं या जहां से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब सी ऑप्शन बचा है पुनः प्राप्य ऊर्जा, यानी कि वैसी ऊर्जा जिसे हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा कि ज्वारीय शक्ति नवीकरण ऊर्जा है, अक्षय संसाधन है जो कि कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसका कनेक्शन इसके साथ में आता है, पुनः प्राप्य ऊर्जा, यानी कि हम इसे वापस से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने विद्युत का उत्पादन करना छोड़ दिया है लेकिन फिर भी बाद में अगर हम चाहें तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्वारीय शक्ति का उदाहरण क्या हो जाएगा? पुनः प्राप्य ऊर्जा। इसमें आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास और खनिजों की उत्खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? बात यहाँ पे झारखंड की हो रही है और झारखंड के जिले के बारे में पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले में औद्योगिक विकास और खनिजों की उत्खनन सबसे, यानी कि प्रमुख स्थिति है, प्रथम स्थिति है। ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, बी रांची, सी जमशेदपुर, डी लातेहार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे सोना, यूरेनियम, कॉपर, ग्रेवल और भी बहुत तरीके से बहुत वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। और जब वहाँ पे खनिज पाए जाते हैं तो खनिजों का उत्खनन स्वाभाविक है। इसके बाद क्या होता है कि जहाँ खनिज है वहीं पे औद्योगिक विकास संभव है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहीं पे होता है जहाँ खनिज होता है, क्योंकि औद्योगिक विकास क्या है? प्राकृतिक संसाधनों को ही संशोधित करके हम लोग उसे मूल्यवान बनाते हैं। ठीक है, तो जहाँ खनिज है वहीं पर औद्योगिक विकास संभव है, और ये कहाँ पे है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में। ठीक है, राइट आंसर इज पूर्वी सिंहभूम जिला।
अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र जिसमें स्थानीय समुद्र और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है उन्हें डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए अभयारण्य, बी राष्ट्रीय उद्यान, सी जीवमंडल रिजर्व, डी वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन क्या है? स्थानीय समुद्र तटीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, अब सोचिए कि क्या पारिस्थितिकी तंत्र से अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या जीवमंडल रिजर्व मैच करता है। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम लोग बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ ही होता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पे सभी जीवधारी एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध बनाते हो, एक दूसरे के साथ वो लोग रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल ये तीनों आते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो समुद्र के तटीय क्षेत्र पर ज्यादा मिलता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो संबंध है वो किसके साथ है? जीवमंडल के साथ। अभयारण्य की बात करें तो अभयारण्य वैसा क्षेत्र होता है जहां पर पशु स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और मानव का आना जाना वहां पे निषेध होता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर इतना है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यान का जो एरिया होता है उसे गवर्नमेंट अपने अंदर में ले लेती है कि कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र, वो जितना भी बड़ा क्षेत्र है वो गवर्नमेंट के अंदर आएगा। और राष्ट्रीय अभयारण्य के अंदर में कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, कोई बाउंड्री इसका नहीं बना है। वन्य जीव अभयारण्य और अभयारण्य ये दोनों सेम है। तो प्रश्न के अनुसार हमें आंसर कहाँ पे मिल रहा है? जीवमंडल रिजर्व में। पारिस्थितिकी तंत्र का सीधा संबंध किसके साथ में है? जीवमंडल रिजर्व के साथ में। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संगमरमर एक प्रकार का डॉट डॉट है। संगमरमर क्या है? ऑप्शन ए रूपांतरित, बी ज्वालामुखी चट्टाने, सी अवसादी चट्टाने या डी अग्निमय पत्थर। इसमें आपका राइट आंसर होगा रूपांतरित चट्टान। संगमरमर किसका एक प्रकार है या किसका उदाहरण है? रूपांतरित चट्टान का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सबसे प्रचुर खनिज समूह है, सबसे ज्यादा जो खनिज समूह है वो किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बोनेट, बी ऑक्साइड, सी सिलिकेट, डी सल्फाइड। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकेट। सिलिकेट सबसे ज्यादा इसमें खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और जो भूपरपट्टी है या जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं उसमें 70% भाग सिलिकेट का होता है और सिलिकेट बहुत प्रकार से होते हैं। तो खनिजों का प्रचुर खनिज समूह क्या है? सिलिकेट। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। ऑप्शन ए पाकुड़, बी साहिबगंज, सी चतरा, डी लोहरदगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहरदगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगर लोहरदगा की जनसंख्या की बात करें तो वो है 4,61,790, 4,61,790 इतना जनसंख्या है वहां पे। कहाँ पे? तो लोहरदगा में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के कारण ग्रह अपने कक्ष में अपनी गति पर रहते हैं। ऑप्शन है रोटेशन और घनत्व के कारण, आकार और गोलाकार के कारण, अपनी धुरी पर सूरज का रोटेशन, डी गुरुत्वाकर्षण और केंद्रापसारक बल के वजह से। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण और केंद्रापसारक बल। प्रश्न क्या पूछा कि ग्रह अपने कक्ष में अपनी गति पर रहते हैं। ठीक है, ये है हमारा सूर्य। सभी ग्रह अपने अपने कक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बुध ग्रह है तो बुध ग्रह जो है वो अपने ही कक्ष पर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बुध परिक्रमा करते करते वो मंगल या पृथ्वी की कक्ष में शामिल हो जाता है। बुध जो है वो अपने ही कक्ष पे परिक्रमा कर रहा है और ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है गुरुत्वाकर्षण और
केंद्रापसारक बल के कारण। अगला प्रश्न है, हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है। हवा की गति और उसकी दिशा को किस तरीके से या किस प्रकार से मापा जाता है? ऑप्शन ए एनीराइड बैरोमीटर, बी हाइड्रोग्राफ, सी एनीमोमीटर, वायु फलक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर के माध्यम से हवा की गति और उसकी दिशा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, तापमान और दबाव से एक चट्टान का संक्रमण दूसरे में होना डॉट डॉट कहलाता है। जब तापमान और दबाव से, ताप और दबाव से एक चट्टान का रूपांतरण दूसरे चट्टान में हो जाता है या संक्रमण दूसरे चट्टान में हो जाता है, तो वो प्रोसेस वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मॉर्फिंग, बी कायांतरण, सी परिवर्तन और डी मोयोसिस। इसमें आपका राइट आंसर होगा कायांतरण। चट्टानों के बारे में आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ा है तो हम लोग क्लास में इससे पढ़ेंगे। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान। जब अवसादी और आग्नेय ये दोनों चट्टान ताप और दबाव की वजह से अपने मूल स्वरूप को छोड़ देते हैं और उससे जो नया चट्टान बनता है उसे कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? किस जिले में सबसे अधिक वन पाया जाता है? ऑप्शन ए रांची, बी सिंहभूम, सी चतरा, डी हजारीबाग। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा चतरा। चतरा में अगर वन क्षेत्र की बात करें तो 1,78,209 वर्ग किलोमीटर है। 1,78,209 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खनिज संसाधनों को कितने वर्ग में बांटा जाता है? खनिज संसाधन जो हैं वो कितने वर्गों में होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4। खनिज संसाधन को 4 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, इसके बाद अणुशक्ति खनिज, फिर ईंधन खनिज। इन सब चीजों को डिटेल में हम लोग क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोग खनिज संसाधन को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 4 वर्गों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है, अभ्रक किस वर्ग का खनिज है? अभी एक प्रश्न हम लोगों ने डील किया कि खनिज को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो 4 वर्गों में था, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। तो उसमें पूछा है कि अभ्रक जो है वो किस वर्ग का खनिज है, तो इसमें आपका आंसर होगा अधात्विक खनिज। अभ्रक किस वर्ग का खनिज है? अधात्विक खनिज के अंतर्गत अभ्रक आता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार की शैल में मिलते हैं? झारखंड में आप लोग ये जानते हैं कि झारखंड जो है वो खनिजों की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, या खनिजों की दृष्टिकोण से ये झारखंड में बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के शैल में मिलते हैं? ऑप्शन ए है बेसाल्ट, बी आर्कियन, सी धारवाड़, डी कुड़प्पा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्कियन चट्टान में झारखंड में खनिज पाए जाते हैं। आर्कियन चट्टान जो है वो बहुत ही पुराना चट्टान माना जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वी के ठंडा होते ही इस चट्टान का निर्माण हुआ था। इस वजह से आर्कियन चट्टान जो है वो बहुत ही पुराना प्राचीन चट्टान माना जाता है। राइट आंसर है, झारखंड में कितने प्रकार की कोयला उपलब्ध है? क्योंकि झारखंड संसाधन के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे संसाधन पाए जाते हैं। कोयला उनमें से एक कोयला है जो कि काफी मात्रा में झारखंड में पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार का कोयला झारखंड में उपलब्ध है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वो कौन कौन से प्रकार हैं? कोकिंग, अर्ध कोकिंग और गैर कोकिंग। ये 3 प्रकार के कोयला जो है वो झारखंड में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी नहीं है? ऑप्शन ए कोयल, बी दामोदर, सी स्वर्णरेखा और डी अजय। इसमें आपका राइट आंसर होगा बी दामोदर नदी। दामोदर नदी पलामू की पहाड़ियों से निकल करके भागीरथी नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है? दामोदर नदी पलामू की या लातेहार की पहाड़ियों से निकल करके पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी में ये मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग के यहीं पे कंप्लीट होती है और इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ में हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।